कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग के लिए हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। पहला है वर्नर थ्योरी, देन सेकेंड वन इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड थर्ड थ्योरी इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम CFT के नाम से भी जानते हैं। 3 थ्योरीज पढ़नी है। स्टार्टिंग होगी वर्नर थ्योरी से। तो सबसे पहले वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी पहला साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था फॉर द सिस्टमिक स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड The systematic study of coordination compound is started by Alfred Werner and in 1898 he proposed theory of coordination कंपाउंड। सो वर्नर थ्योरी के जो मेन पॉस्टुलेट्स थे उनको पहले हम देख लेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे। तो कैसे स्टडी किया, किस तरीके से वो इस थ्योरी पे पहुंचे, सारी बातें हम करेंगे। पहले हम लिख लें थोड़ा सा। द मेन पॉस्टुलेट्स आर पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है मेटल्स exert two types of linkage और वैलेंसीज। 2 तरीके के लिंकेज या वैलेंसीज होंगी, जिसमें से पहला है प्राइमरी वैलेंसी and second is secondary valency। अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है ये हमें समझना है। सो पहला मैं लिखता हूं ए करके प्राइमरी वैलेंसी। लिखो it is satisfied by negative ions and equal to oxidation number of the metal. It is satisfied by negative ions and equal to oxidation number of the metal. कर लिया नोट? इसके अंदर ही लिखो, प्राइमरी वैलेंसी के अंदर ही लिखो।
It is also known as principal ionizable और आयोनिक वैलेंसी। प्रिंसिपल आयोनाइजेबल आयोनिक या फिर प्राइमरी वैलेंसी, कई नामों से इसको जाना जाता है। एक और पॉइंट, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब ये है कि डिस्टेंस सिर्फ मैटर करता है और नॉट डायरेक्शन। जैसे आप याद करिए, आयनिक बॉन्ड जो था, आयनिक बॉन्ड वाज आल्सो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। सो वहाँ पे चार्जेस के बीच में डिस्टेंस मैटर करता था, चार्ज किस ओरिएंटेशन से लगे हैं वो मैटर नहीं करता था। बट एक कोवेलेंट बॉन्ड जो था उसमें पी ओवरलैपिंग है, एस ओवरलैपिंग है, यानी ओरिएंटेशन मैटर करता था कोवेलेंट बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड चार्जेस के बीच था। इसी तरीके से हम यहाँ कहते हैं कि वर्नर थ्योरी ये कह रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है ना वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। अब ये वर्नर ने कहा था उस समय, हम नहीं कह रहे कि जरूरी नहीं है कि नॉन डायरेक्शनल होगा। वर्नर की थ्योरी के पॉस्टुलेट्स लिख रहे हैं हम लोग। ओके, नोट कर लिया। तो हम सेकेंडरी वैलेंसी लिखेंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी जो था वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है। सिर्फ एनायनिक कंपाउंड ही सेटिस्फाई कर सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी को। आगे बढ़ें और लिखें सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी या इसको हम नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, और कई बार इसको लिंक भी कहते हैं, लिंकेज भी कहते हैं। सो इसके अंदर लिखिए can be satisfied by neutral or negative ion or group। कई बार sometimes by cationic species। कैटायनिक स्पीशीज भी कई बार इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, इट इज फिक्स्ड फॉर a metal in a coordination compound। It is fixed for a metal in a coordination compound। Okay, third point, it is non-ionizable and is directional in nature। It is non-ionizable and is directional in nature। ओके, नोट करिए।
अब ज़रा हम बात करें हुआ क्या। तो कहा वर्नर ने कि दो तरीके की लिंकेजेस होंगी, प्राइमरी लिंकेज और वैलेंसी, सेकेंडरी लिंकेज और वैलेंसी। कहता है प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सिर्फ एनायन सेटिस्फाई करेंगी और सेकेंडरी लिंकेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो हैं वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हों और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हों। नाम से देखिए नॉन आयोनाइजेबल है, तो इसको आयोनाइज नहीं कर सकते, जबकि आयोनाइजेबल वैलेंसी जो था उसका नाम जब रखा था तब भी मान के चले थे कि आयोनाइजेबल होगा, निकाला जा सकता है, बाहर किया जा सकता है, बट नॉन आयोनाइजेबल को बाहर आप नहीं निकाल सकते। ओके, जरूरी ये था, देखिए कैन बी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव आयन और ग्रुप। ज़रूरी ये था इस जो भी स्पीशीज़ को सेटिस्फाई करना है सेकेंडरी वैलेंसी, उसके पास होना ये चाहिए दैट इट शुड बी हैविंग अ इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको वो डोनेट कर सके सेंट्रल एटम को, तभी वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर पाएगा। ओके, तो ये था बी। फर्स्ट पॉइंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर हुआ। सेकेंड पॉइंट लिखें। ओके, इसको हटा दो। सेकेंड पॉइंट लिखो, द आयन और ग्रुप bonded by secondary link have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number. In modern terminology, such spatial arrangement are called coordination polyhedra. The various possibility are, so basically हम ये कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर है, और जैसे जैसे जो जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा वैसे वैसे स्पेस में अरेंजमेंट जो है, स्पेशियल अरेंजमेंट, वो अलग अलग होता जाएगा। और ऐसे जो अरेंजमेंट होते हैं इनको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मतलब कैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेस में अरेंजमेंट है जिसकी वजह से अलग अलग शेप्स आएंगे, और उनको हम ऐसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो शेप कैसा आएगा? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है मतलब दो ही चीज़ें लगी हुई है, तो ये एक लीनियर शेप होगा। अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम कनेक्ट करेंगे इसको जो हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में,
कि सिर्फ दो ही चीजें जुड़ी हुई हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो लीनियर शेप हो जाएगा। आप चाहो तो बॉन्ड एंगल निकालना चाहते हो तो 180 डिग्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 3 तो शेप होगा ट्राइंगुलर, ट्राइगोनल प्लानर हमने पढ़ा था वहां। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो 4 में देखिए हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल शेप। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी होगी यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, टेट्राहेड्रल के अलावा यहां स्क्वायर प्लानर की भी पॉसिबिलिटी होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 5 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो पॉसिबिलिटी है। एक है स्क्वायर पिरामिडल, या फिर हो सकता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल अगर शेप इमेजिन करना है तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मेटल एटम एक है तो एक स्क्वायर बनाया जाए एक प्लेन में और एक उसके ऊपर चले जाएंगे हम, तो ये जो शेप बनेगा पिरामिड जैसा जिसका बेस स्क्वायर होगा, इसको कहेंगे हम स्क्वायर पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसा होगा, तो 1 2 3 एक प्लेन में और दो ऊपर नीचे इस तरीके का। देन कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो डिपेंडिंग ऑन द सेकेंडरी लिंकेज हम पहुंच जाते थे कि शेप क्या हो सकता है। अगर सेकेंडरी लिंकेज 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइंगुलर, 4 है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर। अब दोनों में से कौन सा होगा उसके बारे में आगे बात होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो स्क्वायर पिरामिडल या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इन दो में से कोई एक शेप होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल। जब थ्योरी दिया था तो उस समय उन्होंने सेकेंडरी लिंकेज कहा था। बाद में हम जब पढ़ते जाते हैं और नया डिस्कवरीज होता है, नई थ्योरीज आती हैं, तो हम कहते हैं कि जो सेकेंडरी लिंकेज है ना उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कह सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उसके हिसाब से हम अलग अलग स्पेस में अरेंजमेंट देख पाएंगे और अलग अलग कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बन रहा है। ओके, नोट कर लिया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होगा, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, कुछ इस तरीके से। थर्ड पॉइंट, द सेकेंडरी valencies are generally represented by solid line, while the primary valency are represented by dashed line, and the ions which satisfy both primary and secondary valency will be drawn by both solid
एंड डैश लाइन। सो ये तो यूज़ ऐसा है कि सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से बनाना है और जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डैश लाइन से बनाना है। अगर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है कोई एक ही एटम, तो सॉलिड और डैश लाइन दोनों से ही बनाया जाएगा इसे। जैसे एक एग्जांपल से देखो, COCl H2O 5 Cl2। तो इस कॉम्प्लेक्स में इसको अगर मैं वर्नर थ्योरी के हिसाब से ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं सेंटर में ले आऊंगा कोबाल्ट को। एक सेकेंड रुको, कोबाल्ट को मैं ले आया सेंटर में। फिर जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, कौन है सेकेंडरी वैलेंसीज यहाँ पे? वो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर का काम कर रही है, यानी जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जुड़ी है। तो ये है मेरा सेकेंडरी वैलेंसी, इसको मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहा हूँ। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे पास है एक क्लोरीन, एक वाटर, देन एक वाटर और ऐसे आपके पास हैं, और ये H2O, 5 H2O मैंने जोड़ दिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कहता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ना उसको बनाना है डैश से। तो देखिए दो क्लोरीन जो है और ये जो क्लोरीन यहाँ पे लगा है, तो इस क्लोरीन पे -1 चार्ज, इस क्लोरीन के ऊपर भी -1 चार्ज। तो ये जो क्लोरीन वाले हैं इनको आप डैश से बना दो कह रहा है। तो ठीक है, ये लो डैश लाइन से Cl बना दिया, और एक और Cl बना देता हूँ मैं इधर डैश लाइन से, ये हो गया। लेकिन ये जो अंदर था क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के, वो भी तो प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है। तो वो दोनों काम कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी भी है क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और प्राइमरी वैलेंसी का काम भी कर रहा है क्योंकि वो एनायनिक है। एनायनिक है तो प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा ही करेगा, और क्योंकि अंदर है तो ये सेकेंडरी भी। तो सॉलिड और डैश दोनों से यहां पे बना देना है इसको। तो ये था रिप्रेजेंटेशन का तरीका वर्नर थ्योरी के हिसाब से, सॉलिड लाइन एंड डैश लाइंस के हिसाब से ड्रॉ करने का तरीका। अब हम ये देखें कि ये पहुंचे कैसे इस थ्योरी पे, कि क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। पहले ड्रॉ कर लो ये एग्जाम्पल को। ओके, अब थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं हम जरा कि ये हुआ कैसे। तो अगर हम एक सीरीज को देखें, देखिए जरा, सीरीज ऑफ कलर्ड कंपाउंड of aqueous COCl3 and NH3। aqueous COCl3 and NH3 का कंपाउंड हम बोल रहे हैं। सो कंपाउंड है अगर उसका कलर, अगर हमारे पास है COCl3 डॉट 6NH3, तो इसका कलर देखने को मिलता है कि ये येलो कलर का है। अच्छी बात है। अगला हम देखते हैं COCl3 डॉट 5NH3, इसका कलर आ जाता है पर्पल। देन COCl3 डॉट 4NH3, इसका कलर आ जाता है ग्रीन। एंड COCl3
डॉट 4NH3, इसका आ जाता है कलर वॉयलेट। अब कंपाउंड में हम देख पा रहे थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज करने पे या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से अलग अलग कलर मिल रहा है। तो अगर अलग अलग कलर मिल रहा है तो इसका मतलब मैं ये जानूं कि ये कंपाउंड्स अलग अलग हैं। जैसे COCl3.4NH3 अगर ग्रीन आ रहा है और एक वॉयलेट आ रहा है, तो ग्रीन और वॉयलेट दोनों कंपाउंड तो अलग अलग होंगे, सेम नहीं हो सकते। पहली चीज, कलर अगर अलग अलग आ रहा है तो कंपाउंड भी अलग अलग होगा। ठीक है यहां तक। अब दूसरी बात, कोबाल्ट का जनरली जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 6। ओके, तो अगर कोबाल्ट सेंट्रल एटम है यहां पे ऐसा, तो इससे 6 लिगैंड लगे होने चाहिए, राइट। अब जो लिगैंड लगे हैं उन्हीं को आप सेकेंडरी वैलेंसी भी कह रहे थे। समझ में आ ही गया होगा अब तक क्या रिलेशन है। जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि अगर 6NH3 और 3 क्लोरीन है तो कौन अंदर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के, कौन बाहर आएगा। जब भी ये डिसाइड करना हो तो आप ऐसे समझो कि जनरली न्यूट्रल वाले जो हैं वो कॉम्प्लेक्स के बाहर चार्ज बैलेंस का काम नहीं कर सकते। इस वजह से जो न्यूट्रल वाले हैं उनको आपको अंदर लेना है, राइट। वाटर वाले कुछ केसेस को छोड़ के, जैसे यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे को पता चला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो और NH3 वॉज द न्यूट्रल, Cl वॉज नेगेटिवली चार्ज, तो ये सब के सब अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो CONH3 6 कर दिया मैंने कंपाउंड। मेरे को अगर स्ट्रक्चर बनाना हो इसका तो मैं कहूंगा कि सब के सब NH3 को पहले अंदर करें, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो फिर मैं क्लोरीन को लगाऊंगा। तो 6 NH3 हो गया। इसका मतलब जो क्लोरीन है वो तीनों क्लोरीन को बाहर लगाना पड़ेगा, राइट। अब कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो क्योंकि आपने 3 क्लोरीन बाहर लगाया है, अंदर भी लगाते तो क्या ही हो जाता, ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 है। तो इस ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए कितने नेगेटिवली चार्ज लगाने पड़े आपको, 3। तो ये नेगेटिवली चार्ज आप देखें हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर ही होगा। इसी वजह से कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है प्राइमरी वैलेंसी, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज उतने ही होंगे जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। पॉइंट नंबर 1। देन अगले को जब मेरे को ड्रॉ करना है तो यहां पे मैंने देखा कि 5 NH3 है और 3 क्लोरीन है, बट मुझे ये पहले से पता था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, और क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो जितने भी NH3 थे पहले मैंने उन सबको कर लिया अंदर, तो 5 हो गए। अभी भी एक कोऑर्डिनेशन नंबर और आ सकता है, तो मैंने एक क्लोरीन भी ले लिया, अब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ब्रैकेट क्लोज। बचे हुए क्लोरीन को मैंने बाहर लगा दिया। अगर मैं पूछूं यहां पे व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी, तो नेगेटिवली चार्ज आप देखिए कितने हैं, 3, तो 3 होगा। ऐसे भी देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 है, तो जरूर यहां पे 3 एनायन लगे हुए हो सकते हैं। अगले एग्जाम्पल का कंपाउंड बनाना है COCl3.4NH3। ओके, COCl3.4NH3, इसको जब हमको ड्रॉ करना है तो कैसे होगा, सो CONH3 4 पहले अंदर ले लिया, अब 2 और बचा है तो Cl2 कर दिया, और एक क्लोरीन अब यहां पे बाहर होगा, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे को पहले से मालूम था, तभी ये मैं कह सकता था। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और होता तो फिर हम इस तरीके से नहीं बना पाते। एक काम करें, इसे 4NH3 की जगह 3NH3 कीजिए, 3NH3 कर लो। थ्री NH3 करिए। अब इसका अगर मुझे नेमिंग करना है, सॉरी नेमिंग नहीं, कम फॉर्मूला बनाना है, तो फिर क्या करें, कोबाल्ट विल बी द सेंट्रल एटम, NH3
3 है और क्लोरीन भी 3 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला ड्रॉ करना। अब सिर्फ इससे ही नहीं पता चला कि कोऑर्डिनेशन नंबर पहले से पता था। एक और तरीका था, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद आप फॉर्मूले पे पहुंचते हैं, उसके बाद आप प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के कंसेप्ट पे पहुंचते हैं। और क्या क्या किया था? तो एक तरीका जो था, जो यहां यूज किया गया, जो वर्नर ने यूज किया था, वो था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेजरमेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेजरमेंट, जिसको आप डेल्टा टीएफ के नाम से भी जानते हो, या क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट डेल्टा टीएफ। फिर उन्होंने ये भी चेक कर सकते हैं आप कि यहां पे क्या चेंज आ रहा है, उसके लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये एक तरीका होता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स आपको नहीं पता, देखो आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो आपको पता नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स ऐसा ही आएगा, तो आपको कैसे पता चले कौन सा कॉम्प्लेक्स है? तो आप कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे आप फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज कितना आया वो चेक कर लेते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, डेल्टा टीबी, इसको एलोबियोस्कोपिक मेजरमेंट भी कहते हैं, ये एक तरीका हो सकता है। और आप ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज निकाल सकते हैं। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कर सकते थे, वो भी एक तरीका था। तो कुल मिला के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपने चेक किया। इसके अलावा आपने चेक किया कंडक्टिविटी मेजरमेंट। सो अगर मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर में आयंस बढ़ेंगे तो आयंस के बढ़ने की वजह से कंडक्शन बढ़ेगा और कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो कंडक्टिविटी में चेंज कितना आया वो भी आप एक चीज मेजर कर सकते हो, जो वर्नर ने मेजर किया था, चेक करने के लिए कि हमें कौन सा कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, कितने आयंस यहाँ पे हो सकते हैं। एक चीज याद रखना कि कंडक्टिविटी मेजरमेंट या कंडक्टिविटी जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं, दूसरा एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है चार्ज, कितना ज़्यादा एनायन के ऊपर चार्ज है। मैं फिलहाल नंबर ऑफ आयंस चेक करना चाहता हूँ, चार्ज नहीं चेक करना चाहता। हालांकि याद रखिए चार्ज पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आयंस, सिर्फ नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है। बट जब आप मेजर कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस के लिए, तो हम उसके ऊपर ध्यान रखेंगे फिलहाल। फाइन। अब या आप ऐसे लिखना चार्ज और ब्रैकेट में लिखना नेचर ऑफ आयन, नेचर ऑफ आयंस इन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और चीज जो यहां की जा सकती है वो है कि क्लोरीन कितना है वो मेजर कैसे किया जाए। इसके आगे मैं बताऊं। लेट्स से हमारे पास कंपाउंड है COCl NH3 5Cl3। ना जब आप इसे वाटर में डालोगे तो एक्वस फॉर्म विल डिसोशिएट, आयोनाइज टू गिव COCl NH3 3 plus 3Cl minus aqueous।
इसी सॉल्यूशन में अगर मैं ऐड कर दूं AgNO3, so AgNO3 will completely ionize to give Ag plus NO3 minus. लेट से आपने AgNO3 एक्सेस में ऐड किया है, तो जितना भी Cl माइनस यहां से बाहर निकला, मान लीजिए आपने 1 मोल लिया था इनिशियली अपना कंपाउंड और AgNO3 एक्सेस में डाल दिया। हम ये जानते थे कि Ag प्लस और Cl माइनस will react to give AgCl. AgCl will precipitate out, that is a white precipitate. अब अगर Ag प्लस आपने एक्सेस में ले रखा है तो कितना AgCl बनेगा वो डिपेंड करेगा Cl माइनस पे। अगर आपके सॉल्यूशन में 1 मोल आपने लिया कंपाउंड और उससे 3 मोल Cl माइनस आया, तो यहां भी 3 मोल Cl माइनस आएगा और 3 मोल Cl माइनस आया तो वाइट प्रेसिपिटेट भी 3 मोल हो जाएगा। अगर मैं इस AgCl को निकाल लूं और मेजर कर लूं कि अच्छा 3 मोल आया है, तो मैं यहां से पता कर सकता हूं कि Cl माइनस कितना आया था। और ये Cl माइनस जरूर कॉम्प्लेक्स के बाहर लगा हुआ होगा, बिकॉज वो Cl जो कॉम्प्लेक्स के अंदर लगा हुआ था वो तो टूटता ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो मैं AgCl से या AgNO3 से रिएक्ट करके AgCl के अमाउंट से ये पता कर सकता हूं कि कितने Cl माइनस बाहर लगे थे। क्लियरली जितने Cl माइनस बाहर लगे थे उसके अलावा जो भी आपने लिया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, तो उसमें से जितना आपका बचा हुआ है वो अंदर आ जाएगा। यहां पे 3 और 1 6 हो गए, यहां पे Cl2 होना चाहिए था, Cl3 कर दिया है मैंने, करेक्शन कर देते हैं। ये Cl2 होना चाहिए था, क्योंकि ये Cl2 होना चाहिए था तो ये 2 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। तो जो Cl माइनस यहां से मिला वो 2 मोल होगा, यहां भी Cl माइनस 2 मोल और यहां भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मोल AgCl मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 Cl माइनस बाहर लगे हुए थे और आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 3 थे Cl, तो जरूर 2 बाहर लगे होंगे और 1 को अंदर ही आना पड़ेगा। ये प्रेसिपिटेट करा के आप बता सकते हो कौन बाहर लगा था कौन अंदर लगा था। अब ये तो मैंने Cl के लिए किया, हो सकता है आपको जो फॉर्मूला दिया हो उसमें सल्फेट हो, SO4 बाहर लगा हो, फिर तो आप सल्फेट को प्रेसिपिटेट करने के लिए कौन सा आयन यूज करेंगे उस पर ध्यान रखें। ठीक है, मान लीजिए Br होता यहां बाहर, तो AgBr का प्रेसिपिटेशन करा लेते। इस तरीके से आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक था जिसको यूज करके वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी पे पहुंचे थे। तो कुल मिला के 3 खास मेथड थे जो उन्होंने मेजर किया था, जो यूज किया था। पहला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज देखना, दूसरा कंडक्टिविटी में चेंज देखना, कंडक्शन में कितना चेंज आया, और तीसरा ये देखना कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कौन सा प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और उस प्रेसिपिटेट से फिर पता करना कि काउंटर आयन कितने होंगे तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो ये 3 तरीके थे जिससे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर तक पहुंचे। और ये आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिससे आप प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज का अंदाजा लगाते हो। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब ये भी उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है COCl3 डॉट 6NH3, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? अब
जब मैं इसको डिज़ोल्व करता हूँ वाटर में तो मेरे को ये दिखता है दैट जो प्रोडक्ट है उसके अंदर में 1:3 कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ये आ रहा है 1:3 कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छी बात है। फिर कहता है जब मैं इसको AgCl से AgNO3 से रिएक्ट करता हूं ना, तो AgNO3 के साथ रिएक्ट करने पे मेरे को मिलता है 3 मोल्स ऑफ AgCl। अच्छा, तो पूछता है कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यहां पे क्या होना चाहिए। ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है व्हाट शुड बी द कॉम्प्लेक्स। ओके, तो 3 मोल AgCl मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 क्लोरीन बाहर लगे होंगे। कोबाल्ट ऑब्वियसली सेंट्रल एटम होगा। और 1:3 कॉम्प्लेक्स मतलब 3 एनायन 1 कैटायन। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हिसाब से NH3 को ही पूरा का पूरा अंदर आना पड़ेगा। ठीक, तो 3 मोल AgCl मिला, इससे मैं पता किया कि 3 क्लोरीन बाहर लगे होंगे, तभी 3 मोल AgCl मिला होगा। तो दिस शुड बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रेसिपिटेट और कई बार कंडक्शन के बारे में जानकारी देके और फिर पूछ लेता है कि बताओ कॉम्प्लेक्स कौन सा रहेगा। कोई बस हमको आइडिया होना चाहिए कि हमको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। ये सारे के सारे हिंट्स होंगे, इस तरीके से आपको सोचना होगा। ओके, चलो एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फॉर द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला COCl3.5H2O, write down the different complex possible and represent them as Werner notation, and also write their names, IUPAC names हमें बताना होगा। ओके, सो पहली चीज तो ये थी कि आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर का। मुझे पता था, अभी मैंने बताया कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा इस कॉम्प्लेक्स में। तो क्या क्या पॉसिबल केस बना सकता हूं मैं। अब पॉसिबल केस बना रहा हूं तो ये नहीं बोलूंगा कि देखो न्यूट्रल हमेशा अंदर ही होगा। पॉसिबल केसेस में मैं सारे केसेस को जो हो सकते हैं वो देखूंगा। तो पहला मैंने बनाया CO H2O5 Cl Cl2। दूसरा CO, मैंने कहा कि H2O4 कर दिया जाए, 2 क्लोरीन अंदर ले आए और 1 क्लोरीन बाहर और 1 H2O भी बाहर कर दिया जाए। देन थर्ड पॉसिबिलिटी इज H2O कितना कर दिया जाए, अब 3 क्लोरीन 3 और H2O यहां पे 3 हो जाएगा। 1 मिनट, कितना क्लोरीन था? क्लोरीन 3 है यहाँ पे, तीनों क्लोरीन अंदर ले लिया। और वाटर कितना था? वाटर था 5, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 2। ओके, ये तो हो गया भाई सिंपल काम। अब इसमें क्या करना है, और राइट डाउन द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्प्लेक्स, वर्नर रोटेशन बनाओ, राइट, और उनका नेम बताओ। तो पहले IUPAC नेम कर लिया जाए, फिर वर्नर नोटेशन बना देंगे। नहीं, पहले वर्नर नोटेशन बनाते हैं। ठीक है, पहले वर्नर नोटेशन बनाएंगे। कोबाल्ट सेंटर में आएगा, 1 2 3 4। वाटर और एक और वाटर और एक क्लोरीन होगा।
नाउ एक क्लोरीन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों, तो डैश। देन बाकी जो दो क्लोरीन है उनको ये लो, राइट। बाकियों का बनाओ जल्दी से, जल्दी से कॉपी में ड्रॉ करो, फिर चेक करो सही आ रहा है कि नहीं। सो सेकेंड वन में ये 4 हो गया H2O, एक क्लोरीन इधर लगा दिया, एक क्लोरीन इधर लगा दिया। क्लोरीन एनायनिक था तो ये सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी दोनों शो करेगा। और इसके बाद फिर ये जो क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंसी। अब ये वाटर का क्या हुआ जो बाहर लगा हुआ था? तो सवाल सीधा सीधा पूछा जाए, क्या ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा? तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए था नेगेटिव चार्ज, नहीं है। क्या ये सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए था, नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसको। अगला कोबाल्ट 3 4 वाटर H2O क्लोरीन 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 and chlorine. These chlorine will also show प्राइमरी वैलेंसी। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। अब आते हैं नेमिंग पे। तो पहले का नाम होगा, पहले लिगेंड्स फिर सेंट्रल एटम, राइट। और लिगेंड्स को कैसे लिखा जाए? अल्फाबेटिकली। तो एक्वा एंड क्लोराइडो। सो यहां आ जाता है पेंटा, एक्वा या एक्वो बोल सकते हो आप, क्लोराइडो, कोबाल्ट। कोबाल्टेट क्यों नहीं किया? बिकॉज कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स था ये, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 3। सेकेंड वन टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3। अच्छा, इसके आगे तो लिखा ही नहीं मैंने। पेंटा एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स का, और बाहर का जो क्लोरीन लगा है उसके लिए क्या करें? स्पेस लगाओ और लिखो क्लोराइड। क्लोराइडो बता रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्लोराइड बता रहा है बाहर। नंबर बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ काउंटर आयन। स्पेस लगा के यहां पे क्लोराइड। अगला वाला थर्ड वन का नाम ये हो जाएगा ट्राई एक्वा ट्राई क्लोराइडो, स्पेस नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूं, कोबाल्ट 3। बस। कर लिया नोट? ओके, अगला एग्जाम्पल। आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। फटाफट लिखो क्वेश्चन को और सॉल्व करो। सिंपल सा क्वेश्चन दिया ये तो बहुत ही। आइडेंटिफाई द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। सो एक एग्जाम्पल से समझो कैसे करना है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या? प्राइमरी वैलेंसी कितना है यहां पे? तो यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, +3। तो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा यहां पे +3। कौन सेटिस्फाई कर रहा है इस प्राइमरी वैलेंसी को? क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है, Cl-। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कहते थे हम?
दिस इज ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन सेटिस्फाई कर रहा है? अच्छा पहले है कितना ये बताओ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4 और 2 6। कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? NH3 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, और Cl माइनस सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बाकियों को भी जल्दी से फिल करो। हो गया। सेकेंड में प्राइमरी वैलेंसी आएगा +3 satisfied by Cl minus. Secondary valency is 6 satisfied by NH3 and Cl minus. प्राइमरी वैलेंसी तो Fe पे आ जाओ जल्दी से। तो K4 FeCN6 +1 +1 +4, तो यहाँ -4 हो जाएगा। -1 -6 Fe पे +2। प्राइमरी वैलेंसी कितनी हुई? +2। कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको? एनायनिक वाले सेटिस्फाई करेंगे, Cn-। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है भाई? याद रखो, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी था ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द सेंट्रल एटम। यहां लिख लो चाहो तो, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होना चाहिए प्राइमरी वैलेंसी। कौन सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी को? Cn-, यानी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही Cn-। देन अगले वाले पे आओ, कॉपर पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेटिस्फाई कौन कर रहा है? SO4 2- प्राइमरी वैलेंसी, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? तो यहां पे 4 लिगेंड लगे हुए, ध्यान से देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। कौन सेटिस्फाई कर रहा है उसको? वाटर, दैट इज द लिगेंड हियर। ठीक है, सिंपल प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ढूंढने का। देन नेक्स्ट एग्जांपल में पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल कॉज द लोएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? किसमें से लोएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा? हैविंग सेम मोलैलिटी, मोलैलिटी सबकी सेम है, सेम मोलैलिटी ली मैंने, तो किसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, लोएस्ट होगा, ये हमें बताना है। कैसे करेंगे अप्रोच? सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी सबका सेम है, कुछ भी नहीं दे रखा तो मैं वाटर सॉल्वेंट मान के चलूंगा, तो KB भी सेम हो जाएगा। और I की वैल्यू क्या होती है? 1 + n-1 इंटू एल्फा। नाउ एल्फा को मान लिया जाए यहाँ पे 100% है, बिकॉज दीज आर सॉल्ट्स आर 100% डिसोशिएटेड मान के चलना पड़ेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा n कितना आ रहा है, नंबर ऑफ आयंस डिसोशिएट होने के बाद एक आयन से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो था वो हो जाता है CONH3 थ्राइस Cl3, राइट। तो यहां पे डिसोसिएशन के बाद एक ही आयन मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी, CONH3 4 Cl2 Cl, 2 आयन मिलेंगे यहां पे। थर्ड वन CONH3 6 Cl3, यहां कितने आयन मिलेंगे? 3 क्लोरीन का और एक ये 4। और डी ऑप्शन को देखें, CONH3 5 Cl2। देखिए एक चीज जो मुझे पहले से पता थी वो थी कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां हर केस में 6 आ रहा है। चाहो तो यहां लिख लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तभी ये सारा कहानी मैंने बनाया है।
अब पूछता है कि मेरे को लोएस्ट एलिवेशन चाहिए, मतलब डेल्टा टी बी मिनिमम चाहिए। अगर डेल्टा टी बी मिनिमम चाहिए आपको तो आई की वैल्यू मिनिमम होनी पड़ेगी। आई की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब एन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ सबसे कम आयंस डिसोसिएशन के बाद किसमें मिलेंगे? तो फर्स्ट में आप देखेंगे तो एन की वैल्यू आएगी 1, सेकेंड में आएंगे तो एन की वैल्यू, थर्ड में एन की वैल्यू, एंड फोर्थ में एन की वैल्यू। तो सबसे कम आयन जिसमें मिल रहे हैं उसमें आपको डेल्टा टी बी सबसे कम मिलेगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले विच विल कॉस्ट द हाइएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर डेल्टा टी बी आपको मैक्सिमम चाहिए, मोलैलिटी सेम है, तो आई की वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी। आई की वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी मतलब नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन जिसमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो होगा। कौन सा होगा वो ऑप्शन हमारे पास में? दैट इज ऑप्शन नंबर, सबसे ज़्यादा एन किस में आ रहा है, सो आंसर हो जाएगा सी। इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ ले कि लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में होगा? लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में होगा? अगेन आप फॉर्मूले पे आइए, डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आपकी सेम थी, आई की वैल्यू जिसके लिए कम होगी डेल्टा टी एफ सबसे कम होगा। ऑब्वियसली दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर पूछ ले कि लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा? ओके, लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो हो गया, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा अगर ये पूछूं मैं यहां? तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको याद रखना है डेल्टा टी एफ इज व्हाट, टी एफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी एफ ऑफ या सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। या सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। कुल मिला के मुझे चाहिए ये कि डेल्टा टी एफ पॉजिटिव आ जाए, तो आप मॉड लगा दो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका, ये लो, खत्म। तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किस में मिलेगा? जिसमें डेल्टा टी एफ सबसे कम हो जाए। डेल्टा टी एफ सबसे कम किस में होगा? डेल्टा टी एफ अगर सबसे कम चाहिए तो उसके लिए नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा होने पड़ेंगे। समझो अच्छे से, डेल्टा डिप्रेशन अगर मिनिमम है तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन मिनिमम होगा, तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट नहीं आएगा, वो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जिसमें डेल्टा टी एफ मैक्सिमम होगा उसमें फ्रीजिंग पॉइंट सबसे नीचे आएगा, और लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है जिसमें एन सबसे ज़्यादा, दैट इज द सी ऑप्शन। इसी तरीके से अगर मैं कहता हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस में हो रहा है, दैट वुड ऑल्सो बी द सी ऑप्शन। ये हमने देखा कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग यूज कर सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। हो गया, नोट कर लिया, समझ में आया कैसे करना है। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछ ले ऑस्मोटिक प्रेशर किस में सबसे ज़्यादा है या ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम किस में, तो अगेन आप सेम चीज़ कहोगे कि जितना ज़्यादा आयंस मिलेंगे उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मूला आपको दे रखा है और कहता है मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म जितना होगा पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमने ऑब्वियसली यहाँ पे AgNO3 ऐड किया था एक्सेस में, और हमने जो फॉर्मूला लिया था, कंपाउंड लिया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो 1 मोल लिया था। 1 मोल कॉम्प्लेक्स लेने के बाद
आपने एक्सेस में AgNO3 ऐड किया तो आपको AgCl मिला, कितना अमाउंट दे रखा है। तो पूछा है कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, प्राइमरी वैलेंसी कितनी आने वाली है, और चाहो तो आप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, यहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी लिख दो। ये 3 चीजें आपको यहां पे बतानी। सॉल्व करो। तो फर्स्ट वन में हमें दिखा मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इज 3। दैट सिंपली मीन्स कि 3 क्लोरीन यहां बाहर लगे होंगे और कॉम्प्लेक्स के अंदर में कोबाल्ट होगा। अब 3 क्लोरीन थे, बाकी NH3 थे, तो NH3 यहां पे 6 होने वाला है। तो पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कितना है +3। कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बता दो Cl- है। देन नेक्स्ट एग्जांपल COCl3.5NH3, इसको रिएक्ट किया तो AgCl मिला 2 मोल। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 2 क्लोरीन बाहर लगे हुए हैं, कोबाल्ट अंदर, NH3 5। नाउ 3 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन बाहर है, तो 1 क्लोरीन को अंदर होना पड़ेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, प्राइमरी वैलेंसी +3, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बट कॉम्प्लेक्स जो है वो बदल गया है। देन COCl3.4NH3, COCl3.4NH3 यहाँ मिल रहा है 1, कॉम्प्लेक्स क्या होगा CONH3, और बाहर कितना होगा, तो 1 क्लोरीन लगा होना चाहिए। अब 1 क्लोरीन लगा होना चाहिए बाहर, और अंदर हम देखते हैं बाकी बचे हुए क्लोरीन यानी कि 2, ठीक है, और NH3 था 4, ये हो जाएगा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट COCl3.4NH3, तो NH3 हो जाएगा अंदर, क्लोरीन कितने बाहर होंगे, तो 2 AgCl मिल रहा है, मतलब Cl2 होना चाहिए, 1 क्लोरीन अंदर, और NH3 कितना है भाई 4, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, तो 5 यहां पे अब लगे हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया यहां पे 5। ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी रिमेन सेम। NiCl2.6H2O, मोल्स ऑफ AgCl, तो निकल इज द सेंट्रल एटम, 2 क्लोरीन मिल रहे हैं, तो ये आ जाएगा Cl2, और बाकी बचा हुआ जो वाटर है ये होना चाहिए कंप्लीटली इनसाइड। कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया यहाँ पे। एंड प्राइमरी वैलेंसी देखिए कितना होगा, तो क्लोरीन पे -1, निकल पे आ जाएगा अब +2 चार्ज, एंड दैट विल बी द आंसर। नोट कर लिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि मैच द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस लिस्टेड इन कॉलम 1 with the method used for their differentiation in the list in column 2। मतलब कॉलम 1 में जो 2 हैं इनको आप कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अलग अलग पहचान सकते हो, उसको आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से चेक कर करके बताना है। जैसे ए ऑप्शन है तो इसमें क्या कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय अमाउंट एंड नेचर एंड कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, क्या इससे कर सकते हैं इसको हम सेपरेट या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं दोनों अलग अलग हैं कि नहीं। ठीक है, इसी तरीके से क्यू ऑप्शन से चेक करना है कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेजरमेंट मेथड। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे वेरी करेगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आयंस। देन आर ऑप्शन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय यूजिंग क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट मेथड। क्रायोस्कोपिक मतलब डेल्टा TF यूज करके सब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या।
देन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, वाटर बाहर निकाल लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या उससे सेपरेट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग को मैच करना है कॉलम। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 3 क्लोरीन बाहर लगे हुए हैं, एक वाटर बाहर लगा हुआ है, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय अमाउंट ऑफ एंड कलर ऑफ प्रेसिपिटेट। सो लेट्स से अगर इसमें हम Ag प्लस ऐड कर दें, राइट, अगर हम Ag प्लस ऐड कर दें इस प्रेसिपिटेट में, तो जो Cl माइनस बाहर लगा हुआ है वो रिएक्ट होके बना लेगा AgCl और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑप्शन में मैं देखता हूं 3 क्लोरीन है, तो यहां 3 मोल AgCl मिल जाएगा, जबकि यहां वाटर है तो यहां एक भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स एक में प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एक में प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है। मेरे को बोल रहा है प्रेसिपिटेट के नेचर से बता सकते हैं, कलर से बता सकते हैं, अमाउंट से, तीनों से ही चलेगा। तो ऑब्वियसली यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए का पी ऑप्शन से आप कर सकते हो, बिकॉज एक में प्रेसिपिटेट बन रहा है, दूसरे में नहीं बन रहा। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से सेपरेट कर सकते हैं क्या, तो फर्स्ट में देखिए 3 क्लोरीन और एक ये कॉम्प्लेक्स, टोटल कितने आयन मिलेंगे, 4 आयन मिलेंगे वाटर में डिसॉल्व करने पे। और फर्स्ट सेकेंड वाले में आप देखते हैं सिर्फ एक ही ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो जब 4 आयन मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी और सेकेंड में कम कंडक्टिविटी होगी, तो इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो क्यू भी आ जाएगा। देन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड यूजिंग क्रायोस्कोपिक मेथड, तो डेल्टा TF के लिए हमने क्या देखा, नंबर ऑफ आयंस अलग होने चाहिए। क्या अलग आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये R भी हो जाएगा। कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 का कहानी ये है, यहां लिख सकता हूं दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेकिन वो कौन सा वाटर बाहर निकालेगा, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर लगा हुआ है। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर का वाटर है उसको नहीं निकाल सकता, बिकॉज कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर ब्रैकेट अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेगा। तो एक वाटर यहां से निकाल सकता है, जबकि सेकेंड वाले में एक भी वाटर नहीं निकलेगा। तो ये भी एक डिफ्रेंशिएटिंग मेथड हो जाएगा, इससे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन बी ऑप्शन, SO4 बाहर लगा हुआ है, यहां Br बाहर लगा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं कि Ag plus Br minus, Ag plus and Br minus will react to give AgBr, और AgBr भी प्रेसिपिटेट बनाता है, जबकि AgSO4 बनेगा, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं आएगा। तो एक में प्रेसिपिटेट बन रहा है AgBr, सेकेंड में नहीं बन रहा। दैट मीन्स प्रेसिपिटेट का अमाउंट अलग अलग आने वाला है, सेपरेट कर सकते हैं इससे। तो बी ऑप्शन का पी तो हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट से अलग कर सकते हैं क्या, तो देखो यहाँ पे एक SO4 और एक कॉम्प्लेक्स, 2 आयन मिलेंगे, सेकेंड में भी 2 आयन, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी में डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, चार्ज अलग अलग है, बट बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी में डिफरेंस नहीं आएगा, तो क्यू तो नहीं आ सकता यहाँ पे। आ सकता है क्या, SO4 2 माइनस और Br माइनस, ओके, और यहाँ पे Br माइनस और ये कॉम्प्लेक्स 2, ओके, क्यू भी आ जाएगा यहाँ पे। देन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय क्रायोस्कोपिक मेथड, नहीं, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है, तो चार्ज अलग अलग अगर आ रहा है आयन पे तो वो भी एक मेथड हो सकता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 का कहानी क्या है, वाटर दोनों में ही नहीं है, तो नहीं हो सकता इसको। देन थर्ड में देखो 2 क्लोरीन लगा है और यहाँ 3 क्लोरीन लगा है, तो 2 मोल AgCl 3 मोल AgCl, अमाउंट अलग अलग आने वाला है। सो सी ऑप्शन का पी तो आ जाएगा, बिकॉज अमाउंट अलग अलग आ रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2 और 3 बिल्कुल यूज कर सकते हैं इसको हम, कंडक्टिविटी मेथड को। क्रायोस्कोपिक मेथड, नंबर ऑफ आयंस देखिए, तो 3 मिलेंगे, यहाँ पे 4 मिलेंगे, इसको भी यूज कर सकते हैं हम।
ओके, देन आते हैं, अच्छा वाटर दोनों में ही नहीं है तो डी ऑप्शन, इसका एस ऑप्शन तो नहीं हो सकता। देन डी क्वेश्चन पे आइए, एक में वाटर लगा है एक में नहीं लगा है। खैर, नंबर ऑफ आयंस देखिए यहाँ पे, एक SO4 और एक ये दो, और यहाँ पे 3 आयन मिलेंगे। अमाउंट एंड नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, ओके, सो AgNO3, AgSO4, AgSO4 का अमाउंट तो नहीं बनेगा, बट यहाँ पे कह नहीं रहा है Ag ही चाहिए। तो एक कॉम्प्लेक्स एक ऐसे देखो, मान लो मैं इसमें Ba+2 ऐड कर देता हूँ, तो Ba+2 SO4 2- से रिएक्ट होके BaSO4 प्रेसिपिटेट बना सकता है, राइट। यहाँ पे ये थोड़ी लिखा है कि कौन सा प्रेसिपिटेट बनाना है, कैसे भी प्रेसिपिटेट, किसी भी आयन से आप प्रेसिपिटेट बना के चेक कर सकते थे। तो सल्फेट में मिलेगा अलग, NO3 में मिलेगा अलग, तो P तो आएगा ही। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कहानी यहाँ पे नहीं आने वाला है, बिकॉज दो आयन मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 2 आयन मिल रहे हैं। बट चार्जेस अगर हम देखें तो -1 × 2 -2 और एक +2, यहाँ पे -2 और SO4 2-, ठीक है। Q को नहीं कह सकते हम लोग यहाँ पे क्लियरली, तो R ऑप्शन पे आते हैं। क्रायोस्कोपिक मेथड, नंबर ऑफ आयंस देख लो अलग अलग हैं, तो हाँ यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड H2SO4, एक में वाटर लगा है एक में नहीं लगा है, तो इसका S मेथड को भी यूज़ किया जा सकता है, ओके। तो ये हुआ मैच द कॉलम। ओके, चलो एक एग्जांपल और कर लो। सेंट्रल एटम आयन कौन सा है, राइट, कॉम्प्लेक्स दिया है, लिगेंड कौन सा है, काउंटर आयन कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है। सो सेंट्रल एटम इज Fe+2, coordination ligand is Cn-, counter ion is K+, coordination number is 6. Then second one, central atom पे निकल पे चार्ज है 0. Then ligand is कार्बन मोनोऑक्साइड, काउंटर आयन कोई भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ 4. CONH3 thrice Cl3, सेंट्रल एटम इज कोबाल्ट +2, लिगेंड है NH3 एंड Cl-, काउंटर आयन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. अगेन कोबाल्ट, सॉरी +2 नहीं है, +3 है, यहाँ पे +2 क्यों लिख दिया मैंने, +3. NH3 इज द लिगेंड हियर, काउंटर आयन है अब यहाँ पे Cl-, and coordination number is again 6. नोट करो। okay. अगला हेडिंग लगाइए, सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। सो ये हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए।
ज़्यादातर केसेस में ये गलत आता है, बट मेटल कार्बोनिल्स के लिए ये खास तौर पे यूज़फुल है, जहाँ पे इससे हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर जगहों पे ये गलत आता है। ठीक है, तो मेटल कार्बोनिल्स में यूज़ करना है, एक आध दो एक्सेप्शन के लिए। रूल क्या है वो लिख लीजिए। द कॉम्प्लेक्स in which effective atomic number of central atom equals the atomic number of next noble gas are found to be extra stable. सो कॉम्प्लेक्स जिनमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के जितना आ जाए वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ऐसा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहता है। सो मेटल कार्बोनिल्स के लिए तो होते हैं ज़्यादा स्टेबल, बट हर कंपाउंड जिनमें नोबल गैस के बराबर होगा वो स्टेबल होंगे, ऐसा कहना गलत है। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सो फॉर्मूला EAN निकालने का क्या है? सो EAN is equal to number of electron present on metal atom or ion plus number of electron donated by ligands on it। और आसान शब्दों में अगर चाहिए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट of central atom plus number of electron donated by ligand। भाई देखने में ये बड़ा है इसमें कुछ भी नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? ऑक्सीडेशन नंबर लिखो सेंट्रल एटम का, उसमें से माइनस करो जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन लीगेंड से आ रहे हैं उनको ऐड कर दो, तो हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नोबल गैस के बराबर आता है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा सेडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहता है, जो कि सिर्फ मेटल कार्बोनिल्स के लिए वैलिड है, एक या दो एग्जाम्पल को, एक्सेप्शंस को छोड़ के, बाकी सब जगह ये वैलिड हो जाएगा। अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का आना क्या चाहिए। हीलियम के लिए नोबल गैस हम देखते हैं 2 है, नियॉन के लिए 10 आना चाहिए, देन आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86। तो 36 अगर 3D वाले के लिए आ जाए, 54 4D वाले के लिए, और 86 5D वाले के लिए अगर आ जाए तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कहानी चलेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अभी जितना भी डाउट है सारा का सारा डाउट एक बार में ख़त्म। मैं देता हूँ CO NH3 6
Cl3। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आप क्या करें, सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो Cl का -1, कोबाल्ट पे आया +3। ठीक है, यहां तक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, तो एटॉमिक नंबर था 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 3 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, तो NH3, एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6 NH3 कितना डोनेट करेंगे, तो 2 इंटू 6 ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया कितना 36 के बराबर, और 36 के बराबर हो गया मतलब ये क्रिप्टॉन के जितना हो गया, तो इसको ज़्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए था, ऐसा कहता है, जरूरी नहीं होगा बट हाँ चलो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया यहाँ पे। समझ में आया कैसे निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सेंट्रल एटम का लिखो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। ज़्यादातर लिगेंड का कैसे याद रखना है, ज़्यादातर लिगेंड का 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लिख लो यहां मोस्ट ऑफ द लिगेंड डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट ऑफ द लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करते। समझ में आया कैसे निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कई बार क्या होता है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, FeCN6 4-, फाइंड करो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा हूं, EN फाइंड कीजिए इस कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, FeCN6 3-। नेक्स्ट एग्जांपल NiCO4। सो फर्स्ट वन Fe ऑक्सीडेशन नंबर देखा हमने +2 है, एटॉमिक नंबर था 26 -2 प्लस साइनाइड Cn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 इंटू 6 हो गया, आ गया ये 36। अगला वाला Fe पे कितना आया +3, तो EAN हो जाएगा 26 -3 प्लस 2 इंटू 6, ये हो गया 35। अब ये तो नहीं आ रहा नोबल गैस के जितना, तो क्या ये एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है ये, इसका मतलब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है ये यहाँ नहीं लग रहा, गलत हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। नेक्स्ट निकेल ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 28। याद नहीं है तो याद करिए, डी ब्लॉक का सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, स्कैंडियम से शुरू करना है और कॉपर तक या जिंक तक हम लोग को याद होना चाहिए। 21 से शुरू होता है, राइट, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, इस तरीके से आपको जिंक तक पहुंचना है, और जिंक पे पहुंचोगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का याद होना चाहिए। तो निकेल 28, कोबाल्ट का कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 प्लस 2 इंटू 4, ये आ गया 36, दैट इज द आंसर। एक तो फटाफट नोट लिख लो, EAN is generally not valid for
most complexes, but in case of metal carbonyl is useful. Second point, NO, nitrogen monoxide ligand, is found to act as 3 electron donor. सो ये एक ऐसा लिगेंड है जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ज़्यादातर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, FeCO5 on reaction with nitrogen monoxide, it gives FeCO2 NO2 प्लस 3CO। तो यहाँ पे आप देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पहले भी वही था, बिकॉज NO इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, NO प्लस नहीं है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो उसके आगे लिख लेना एक पॉइंट, थर्ड, NO plus is 2 electron donor. NO plus is 2 electron donor. NO is 3 electron donor.